क्लास शुरू होने से पहले कृतिका ने पूछा हम लोगों से, मुझसे पूछा कि सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, क्या इसमें कंपैरिजन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का, यही पूछा ना आपने। तो देखिए 3-4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास हो चुके हैं, अभी भी ये बातें समझने में थोड़ी आप लोगों को दुश्वारी हो रही है कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्या है। चलिए आज फिर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। और ये जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर एक बुक है जिसको डेनियल कारामनी जो हैं उन्होंने उसको एडिट किया है, और मैं उनकी किताब जो है उसका जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डी कारामनी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं बाहर के मुल्कों में, उन्हीं के जो लेख हैं, जो उन्हीं का जो इंट्रोडक्शन है, उसी के आधार पे मैं आज क्लास लूँगा और वही आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका एक सब डिसिप्लिन है ना। सब डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस अगर कोई मान लीजिए विषय है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसी का वो हिस्सा है ना, उसी का वो पार्ट है। जैसे आप एक बिल्डिंग को देखती हैं, एक बड़ी इमारत को देखती हैं, तो एक पूरी इमारत हो गई, वो हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस, और उसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो एक फ्लोर जो हो गया वो हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है, एक सब डिसिप्लिन है। और डेनियल कारामनी का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस के जो 3 सबसे अहम जो सब डिसिप्लिन हैं उसमें से एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तब आप पूछेंगे कि ये 2 कौन सा है, तो डेनियल कारामनी के मुताबिक 2 सब डिसिप्लिन जो पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो हैं पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, है ना, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आप समझ लीजिए कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं तो पेपर तो बहुत ही होता है, 10 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं, कहीं कहीं 20 पेपर भी होते हैं, लेकिन जो ये 3 सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियरी और इंटरनेशनल रिलेशन, समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल साइंस के मेन जो पेपर्स होते हैं उनमें से शामिल है। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ लीजिए आप कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ढूंढ रहे हैं। ऐसे एज्यूम कीजिए कि आप लोग एक जासूस हैं, आपको पता नहीं है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहाँ है, बिल्कुल, तो कुछ भी पता नहीं, आप लोग इस शहर में आए हुए हैं, ऐसे अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप सब लोग इस शहर में आए हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पता करना है आपको, है ना, आपको एक असाइनमेंट मिला है, तो आपको कुछ पता नहीं है, तो आप गए डी कारामनी से और पूछा कि हेलो प्रोफेसर, टेल मी व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डू यू हैव एनी आइडिया वेयर इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो बोला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस का सब डिसिप्लिन है, यानी उसका वो हिस्सा है, उसका वो पार्ट है। तो पहली जानकारी तो आपको मिल गई कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो संबंध है वो पॉलिटिकल साइंस है ना। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ढूंढने के लिए हम जो है साइंस डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, हम बायोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे उनको, पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का एक सब डिसिप्लिन है। दूसरी बात डी कारामनी ने कहा है कि सुनो, ये पॉलिटिकल साइंस में 3 पेपर हैं बहुत ही अहम। कौन है सर? पॉलिटिकल थियरी। सर ये पॉलिटिकल थियरी क्या होता है, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा कौन सा पेपर है सर? इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तीसरा है तुलनात्मक राजनीति। तो ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आपने कहा ओके, थैंक यू प्रोफेसर, आपको इतनी जानकारी मिल गई कि हम जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर को पढ़ रहे हैं। और जब आप एग्जाम में जाइए, पेपर मिलेगा तो घबराना नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता है,
ये सारी बातें जो हम बात कर रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं। अब हम तो बात क्लास में बहुत ही करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 4 पेज या 5 ही पेज लिखने होते हैं, क्योंकि आप एक ही आंसर को अगर आप 20 पेज लिखेंगे तो बाकी आंसर नहीं लिख पाएंगे। तब आपके अंदर में इतना दिमाग होना चाहिए कि आप कैसे बहुत सारी बातों को सिर्फ 4 ही पेज में समेट दें। अगर आपके घर में मान लीजिए कि आपके घर में इतना चावल पका और इतनी रोटियां बनी हुई हैं, लेकिन अगर कोई इंसान खाने के लिए कहता है कि मुझे कुछ खाना दो, तो इतनी रोटियां भी हैं, बहुत सारा दाल भी बना है, सब्जी भी बनी है, तो आप क्या करते हैं, इतना दाल लेके नहीं देती हैं उनको, नहीं देती ना, एक कटोरा देती है उनको, कोई एक बड़े बर्तन में ला के दाल नहीं देती हैं, और ना ही उनको रोटियां सौंप देती हैं। क्या करते हैं, 2-3 रोटियां देती हैं, थोड़ा सा चावल देती हैं, थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी चटनी आप देती हैं। तो मतलब ये है कि जब आंसर लिखने आप जाएंगे तो बातें आपको पूरे क्लास भर की सुननी है, लेकिन जब वहां लिखने जाएंगे तो आपको 4 या 5 पेज के अंदर में उस बातों को समेट देना है। जैसे रामायण की कहानी, कितनी लंबी कहानी है, लेकिन कोई कहे रामायण की कहानी जल्दी बताओ, तो आप बोले ना कि एक राम थे, राम के पिताजी ने उनसे कहा कि तुम 14 साल के लिए वन यानी जंगल चले जाओ। फिर वो जंगल गए, उनके साथ उनकी पत्नी सीता थी और उनके भाई लक्ष्मण थे। जंगल में गए तो उनको रावण से उनका मुकाबला हुआ। फिर रावण से मुकाबला करने के बाद उन्होंने रावण को मार दिया, और माना जाता है कि इस तरह से रावण की मृत्यु के साथ बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। फिर राम जी 14 साल के बाद वापस आ गए। तो आपने 2 मिनट के अंदर में कहानी कह दी, लेकिन सारी बात आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपके पास वो थिंकिंग पावर होनी चाहिए, है ना। जो मैं बताऊं उसको इग्नोर भी नहीं करना है, और जो मैं बताऊं उसको बिल्कुल तोते की तरह सारी बात भी जाके नहीं लिख देनी है। आपको अपना ब्रेन भी इस्तेमाल यूज करना है। तो फिर हम चलते हैं डी कारामानी के पास। डी कारामानी ने हमें क्या बताया, आप लोग तो जासूस है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, एक बात आपको पता चल गई, तो आपने कहा चलो नोट कर लो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का एक सब डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब एक विषय, और सब का मतलब उसके नीचे का मतलब उसका एक हिस्सा है ना। दूसरा पॉइंट आप पूछेंगे कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करता क्या है। ये तो पता चल गया कि कहाँ है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, लेकिन ये करता क्या है, इसका काम क्या है ना। जैसे पॉलिटिकल थियरी जो है आपने पिछले क्लासेस में पढ़े थे, पिछले साल पढ़े थे, तो आप पूछेंगे पॉलिटिकल थियरी क्या करता है। तो पॉलिटिकल थियरी जो है वो कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बतलाता है। जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और हमें ये भी बतलाता है कि अच्छी सोसाइटी कैसे बनती है, और अच्छी सोसाइटी कैसे जो है वो फिर बुरी हो जाती है। यानी अगर लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, अगर राज्य लोगों के अधिकारों को देगी, लोगों की जनता की भलाई करेगी, तो सोसाइटी अच्छा बनेगा। और राज्य ने इंडिविजुअल का, व्यक्ति के अधिकारों का दमन किया, तो राज्य जो होगा वो लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, तो वो सिस्टम गलत हो जाएगा। तो पॉलिटिकल थियरी हमें क्या सिखलाता है, कंसेप्ट, क्या सिखलाता है, वैल्यूज, क्या सिखलाता है, फिलॉसफी, ये सिखलाता है क्या सही है क्या गलत है। फिर पॉलिटिकल थियरी ये भी सिखाता है कि जस्टिस का क्या मतलब होता है ना। जैसे अगर आपके स्कूल में अगर मान लीजिए कि आपकी फीस है, एग्जामिनेशन फी है 100 रुपये, और अगर उसको बढ़ा के 200 रुपये कर दिया गया, तो आप क्या कहते हैं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, 200 रुपया नहीं देंगे, 100 रुपया ही देंगे। तो आपने जस्टिस का इस्तेमाल किया कि नहीं? तो आप पॉलिटिकल थियरी कर रहे हैं कि जस्टिस एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जस्टिस क्या है, ये पॉलिटिकल थियरी आपको सिखाता है। लिबर्टी क्या है, ये पॉलिटिकल थियरी सिखाता है। तो पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत जो हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या कंसेप्ट है, अवधारणा क्या होती है, इन सारी चीज़ों को वो डील करता है, फिलोसॉफिकल सवाल को डील करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रों के बीच के जो आपसी संबंध होते हैं, है ना।
राष्ट्रों के बीच में कैसे संबंध हैं, राष्ट्रों के बीच में कैसी फॉरेन पॉलिसी है, राष्ट्रों के बीच में कैसा व्यापार हो रहा है, राष्ट्रों के बीच में किस तरह की कशीदगी यानी झगड़े हो रहे हैं, क्या किसी एरिया में युद्ध के ज़्यादा इम्कानात हैं कि उस एरिया में ज़्यादा पीस के ज़्यादा इम्कानात हैं, युद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हथियारों का होड़ लगी हुई है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों अच्छे हैं। आप इस तरह के सवाल को डील करती हैं। तब आपने कहा कि ठीक है, पॉलिटिकल थियरी भी तो मुझे समझ में आ गई कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी समझ में, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इसमें क्या होता है ना। फिर कहते प्रोफेसर डी कारामनी आप बताओ। आपने तो बता दिया कि पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपने ये भी बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत जो होता है सही और गलत और कंसेप्ट के बारे में चर्चा करता है। डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, अच्छी सोसाइटी क्या है, बुरी सोसाइटी क्या है, और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो राष्ट्रों के आपसी संबंध के बारे में बात करता है। ये क्या करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 3 काम करता है। क्या करता है? 3 काम। अरे वो 4 भी हो सकता है, बताने के लिए वो कह रहे हैं, है ना। ये मत समझना कि ये 3 ही करता है, 4 क्यों नहीं कर सकता या 2 क्यों नहीं कर सकता। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने कहा कि 3 चीजों को ये डील करता है। क्या करता है वो? 3 चीजों को डील करता है। सबसे पहला क्या करता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डील्स विथ 3 चीजें। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आर्टिकल का नाम, आर्टिकल के इसके लेखक कौन है? डी कारामनी, ये समझ में आ गया, डेनियल कारामनी। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करता क्या है? करता है 3 चीजों को डील करता है। पहला, इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डील करता है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या? संरचना या संस्थाएं। यानी जो राजनीतिक जो आंतरिक राजनीतिक संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करता है। आंतरिक राजनीतिक संस्थाएं हैं उसका वो अध्ययन करता है। अब आप कहेंगे कि आंतरिक क्यों इसमें जोड़ा गया? इसलिए जोड़ा गया कि इसको आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चूंकि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन होता है, इससे इसको अलग करने के लिए आंतरिक किया गया। यानी किसी भी राजनीति व्यवस्था में जो उसके आंतरिक ढांचे हैं, जो उसके अंदरूनी ढांचे हैं, उसका वो अध्ययन करता है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भारी हो रहा है, प्रोफेसर कारामनी कुछ और आसान बताओ। कहो कि अरे यार पार्लियामेंट की स्टडी नहीं करता है, वो जुडिशरी की स्टडी नहीं कर रहा है, वो आपको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी नहीं कर रहा है। करता है कि नहीं करता है? कि पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या कमियां हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की क्या कमियां हैं, उसकी क्या अच्छाइयां हैं, उसकी क्या बुराइयां हैं, क्या वजह है कि इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्यों मिला हुआ है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सिमिलरिटी है, क्या भेद है। तो हम क्या करते हैं? पहला चीज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज का करते हैं? जो संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जो आंतरिक राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आपका पार्लियामेंट, जैसे जुडिशियरी, जैसे मिलिट्री सिस्टम, जैसे मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज का आप अध्ययन कर सकते हैं। आ रही है समझ में? तो सबसे पहले कि आंतरिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा चीज क्या करता है? दूसरा चीज करता है, ये अंग्रेजी और हिंदी का तो अब तो दिक्कत नहीं है ना, नहीं। दूसरा चीज क्या करता है? ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टर्स की स्टडी करता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तियों का और समूहों का अध्ययन करता है। क्या करता है? व्यक्तियों और समूहों का। अब आप देखो, जैसे आपके यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में वोट डालने के लिए आप लोग जाते हो, तो वो वोटर्स का स्टडी करेगा। क्या वजह है कि गरीब लोग पार्टी ए को वोट करते हैं और अमीर लोग पार्टी बी को वोट करते हैं? ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं? महिलाएं किन को वोट करती हैं, किन किन इश्यूज की वजह से महिलाएं वोट किसी पार्टी को देती हैं और किसी पार्टी को नहीं देती हैं? क्या बसेस में महिलाओं को एक पिंक टिकट देने की वजह से या फ्री टिकट देने की वजह से, क्या यहाँ जिस सरकार ने ये फ्री में टिकट देने का रिवाज शुरू किया, क्या उस सरकार को महिलाएं वोट और देंगी या नहीं देंगी? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र में
आप देखेंगे कि वोटर्स का स्टडीज होता है, वोटर्स के बिहेवियर का स्टडीज होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो वोटर्स का स्टडी करता है। फिर वो क्या करता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का भी स्टडी करता है। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे मुल्क में, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, यूरोप में भी बहुत सारी पार्टियां, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, लेबर पार्टी। तो उन पार्टियों का भी अध्ययन करता है, यानी संस्थाओं का भी अध्ययन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी अध्ययन कर रहा है और वोटर्स का भी अध्ययन कर रहा है ना। और तीसरी चीज क्या है, प्रोसेसेस। प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रक्रिया। प्रक्रिया का भी अध्ययन करता है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, क्या वजह है कि इस तरह की पॉलिसीज किसी मुल्क में कामयाब हो रही हैं, क्या वजह है कि उस तरह की पॉलिसीज किसी मुल्क में कामयाब नहीं हो रही है। अब मिसाल के तौर पे अगर भारत को ही आप ले लीजिए, तो भारत में जो पॉलिसीज बनती है, आपने देखा होगा महिलाओं के लिए जो सरकार ने क्या किया, उनको गरीब लोगों को कुछ क्या कह रहे हैं, गैस सिलेंडर जो है उनको उन्होंने फ्री में उपलब्ध कराया, है ना। कहीं कोई सरकार बाइसिकल देती है, कहीं कोई सरकार क्या करती है, लोगों को आपको टेलीविजन देती है, कहीं चावल देती है, कहीं राशन देती है, कहीं तो, और कहीं कहीं टैक्स भी लेती है ना। कल तक रोड पे आप चल रहे थे, एक आगे जाने के बाद रुको, क्या बात है, टैक्स दो, उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। टोल टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। तो उसमें सरकार की प्रक्रिया, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कौन सी पार्टियां क्या डिसीजन लेती हैं, पार्लियामेंट में कैसे कानून पास होते हैं, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन होता है। लेकिन जब वो अध्ययन होगा तो कंपैरेटिव होगा, उसको कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मजदूरों के बारे में कैसे अधिकार भारत में है और मजदूरों के बारे में कैसे अधिकार इंग्लैंड की पार्लियामेंट पास कर रही है। कृषि के कानून भारत में कैसे हैं और कृषि के कानून मान लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसे हैं। तो ये आप पॉलिसीज का भी कंपैरिजन करते हैं, यानी तीन चीजों का कंपैरिजन किए, संस्थाओं का, आंतरिक राजनीति संस्थाओं का, दूसरा समूहों का और व्यक्तियों का, और तीसरा प्रक्रिया का। तो इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब मान लीजिए कि आपने 1-2 महीने स्टडी कर ली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद, आप लोग जासूस हैं, तब आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है। मान लीजिए आपको फौरन देना है, बताओ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है ना। तो आप क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब डिसिप्लिन है, जिसमें हम संस्थाओं का, जिसमें हम प्रक्रियाओं का, जिसमें हम वोटर्स का, जिसमें हम इंडिविजुअल्स का, कलेक्टिव ग्रुप्स का हम एक कंपैरिजन करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई ना कुछ बात समझ में। तो कंपैरिजन उसके अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों कंपैरिजन करते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी समझदारी जो होती है और गहरी होती है। क्योंकि अगर हमने सिर्फ एक ही केस को देखा, सिर्फ एक ही हकीकत को देखा और दूसरी हकीकत को नहीं देखा, तो क्या होता है, हमारी समझदारी बहुत ही नैरो होती है। लेकिन हमने बहुत सारे समाज का हम कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, एक संस्था की कमी क्या है, एक संस्था की खूबी क्या है, दूसरे संस्था की कमी क्या है, दूसरे संस्था की खूबी क्या है, ये आपको पता चलता है। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में पढ़ रही हैं, मान लीजिए, ठीक है, और आप अगर दूसरे कॉलेज में जाएंगी देखने के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जाएंगी, या जामिया मिलिया इस्लामिया जाएंगी, या अंबेडकर यूनिवर्सिटी जाएंगी, वहाँ का क्लासरूम देखेंगी, वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ टीचर लोग कितना दिल से पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या सुविधाएं दी जाती है, तो आप एक टीचिंग पैटर्न का जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं कि हमारे कॉलेज में क्या अच्छी चीज़ें और क्या यहाँ पे कमियां हैं। तो उसी तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी जो है पॉलिटिकल साइंस में क्या करता है, जिस तरह से आप पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर्स, पार्लियामेंट, आपका कम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, ये जितने भी टॉपिक आप कहीं और सब्जेक्ट में पढ़ती हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ती हैं, या आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ती हैं, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ती हैं, या फॉरेन पॉलिसी में पढ़ती हैं, ये सारी चीज़ों का सब्जेक्ट मैटर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सेम ही होता है, सिर्फ इसको कंपेयर करना है। आ रही है समझ? तो इसके अंदर में जैसे आपने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे, है ना। लिबरल पार्टी जो होती हैं
वो कैसी काम करती हैं, वन पार्टी सिस्टम कैसे काम करता है, टू पार्टी सिस्टम कैसे काम करता है, मास बेस्ड पार्टी क्या होती है, कैडर बेस्ड पार्टी क्या होती है, कैचुअल पार्टी क्या होती है, कार्टेल पार्टी क्या होती है ना, सिंगल पार्टी क्या होती है, ये आप उसको कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपकी समझदारी बहुत ही गहरी होती है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, जिसके अंदर ये क्या करता है, 3 चीजों को अध्ययन करता है। आंतरिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि पार्लियामेंट, समूहों का और व्यक्तियों का अध्ययन करता है, जैसे वोटर्स, और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, प्रोसेसेस, जैसे कि पॉलिसीज मेकिंग कैसे होती है। और ये क्या करता है, ये आप देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब आप करने जाएंगे तो आप कुछ केसेस का भी स्टडी कर सकती हैं और बहुत सारे केसेस का भी स्टडी कर सकती हैं, है ना। कुछ फ्यू केसेस का भी स्टडी कर सकती हैं और मेनी केसेस का भी स्टडी कर सकती हैं। इट कैन डू एनालिसिस ऑफ ए फ्यू केसेस एंड लार्ज स्केल एक्सटेंसिव एनालिसिस, एक्सटेंसिव केसेस, यानी कुछ मामले का भी स्टडी कर सकता है और बहुत सारे मामले का भी स्टडी कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर में आई, तो इंडिया के अंदर में आप आई तो आपने स्टडी किया कि इंडिया के अंदर में हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है वो क्या वजह है कि इंडिया की मिलिट्री सिस्टम जो है उसने कभी मतलब जो हमारे राजनीतिक लीडरशिप हैं उनकी बातों को हमेशा माना, कभी उनका विरोध नहीं किया, है ना। हमारे यहाँ कभी सिविलियन लीडर्स और मिलिट्री के बीच में कभी फाइट नहीं हुई है, नहीं हुई, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पे आपको मिलिट्री और सिविलियन रूलर्स के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में फाइट होती है। तो ये भी हो सकता है कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत कम केसेस लेके भी ये स्टडी करें, और ये हो सकता है कि बहुत एक्सटेंसिव भी स्टडी करें। आपको एक्सटेंसिव स्टडी का मतलब है कि मिलिट्री सिस्टम जहाँ पे इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी, इंग्लैंड का भी, अफ्रीका का भी, यूएसए का भी, लैटिन अमेरिका का भी, बहुत सारे कंट्री का आप स्टडी करें तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाता है। तो यानी केसेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब आप करेंगे तो फ्यू केसेस भी हो सकते हैं और लार्ज स्केल एक्सटेंसिव केसेस भी हो सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर भी अध्ययन कर सकते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर भी कर सकते हैं। एक बात और याद रखिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब आप स्टडी करेंगे तो विभिन्न रीजन का भी कर सकती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, है ना। तो रीजन वाइज भी आप स्टडी कर सकती हैं और टाइम वाइज भी स्टडी कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो था वो 20वीं सेंचुरी में कैसा है और डेमोक्रेसी 21st सेंचुरी में कैसा होगा और डेमोक्रेसी 19वीं सेंचुरी में कैसा था। तो आप समय के मुताबिक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज 2-3 कंट्रीज के बीच में भी आप स्टडी कर सकती हैं। आप चाहें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत सारे कंट्री के बीच में भी कर सकती हैं। आप चाहें तो आप एक इंपायर का दूसरे इंपायर से भी स्टडीज कर सकती हैं, है कि नहीं। जैसे रोमन एम्पायर में क्या क्या चीजें थी और ओटोमन एम्पायर में क्या क्या चीजें थी, है ना। और अगर आप चाहें तो छोटे लेवल पर भी स्टडी कर सकती हैं। तो कहने का मतलब कंपैरिजन किसी तरह से भी हो सकता है। कंपैरिजन कुछ केसेस का भी हो सकता है, कंपैरिजन लार्ज केसेस का भी हो सकता है, कंपैरिजन बहुत एक्सटेंसिव भी हो सकता है, कंपैरिजन बहुत लिमिटेड भी हो सकता है, कंपैरिजन मल्टीपल रीजन्स का भी हो सकता है, कंपैरिजन जो होता है मल्टीपल डिफरेंट टाइम का भी हो सकता है। तो कंपैरिजन ही इंपॉर्टेंट चीज है उसके साथ। कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, यही बात आपको याद रखना है। वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेथड क्या होगा, उसकी पद्धति क्या होगी, ये पहले से कोई तय नहीं कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टडी करने जा रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको सवेरे ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो आप क्या करते हैं, इडली और सांभर खा लेते हैं, है ना, या थोड़ा सा चाय और ब्रेड खा लेती हैं। लेकिन जब बहुत भूख लगती है तो आपको दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए। तो दाल चावल सब्जी रोटी आपने ऑर्डर क्यों किया, अपनी भूख को देखकर किया। उसी तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या करेंगे, हम डाटा का इस्तेमाल करेंगे कि हम उस सैंपल सर्वे का इस्तेमाल करेंगे कि हम उसमें बहुत इंटरव्यू करेंगे, हम उसमें क्वांटिटेटिव डाटा का इस्तेमाल करेंगे या क्वालिटेटिव डाटा का इस्तेमाल करेंगे, यानी मात्रात्मक डाटा का इस्तेमाल करेंगे या गुणात्मक डाटा का इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस केस का स्टडी करना चाहती हैं, है ना, किस केस का स्टडी करना चाहती हैं। तो इसलिए इसका कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं हो सकता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कोई फिक्स मेथड नहीं हो सकता कि इसी पद्धति से इसको स्टडी करना है। लेकिन माना जाता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये ज़्यादातर साइंटिफिक और आपका इंपेरिकल मेथड का इस्तेमाल करता है। साइंटिफिक और इंपेरिकल मेथड का क्या मतलब होता है कि
जो रियलिटी हैं उसको आपको वैसे ही बयान करना है, आपको वैल्यू जजमेंट नहीं देना है। क्या सही है क्या गलत है इससे आपका ज़्यादा कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न है कि समाज में जो चल रहा है आप उसको बयान कर दीजिए। मिसाल के तौर पे क्या वजह है कि भारत में गरीब लोग पार्टी ए को वोट करते हैं और क्या वजह है कि भारत में गरीब लोग पार्टी बी को वोट करते हैं? तो आप जब स्टडी करने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप बता देंगे कि किस वजह से पार्टी ए को गरीबों का वोट मिल रहा है, उनको वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या इसी आपका बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपका सिर्फ काम है रियलिटी को एज इट इज प्रस्तुत कर देना। जैसे रियलिटी का मतलब ये है, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल फोन है, ठीक है, तो आपने कहा ये मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मोबाइल फोन है, रियलिटी हो गया, ये इंपेरिकल और साइंटिफिक चीज हो गई। ये मोबाइल फोन है, ये कभी बिस्किट नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इनके पास 2 मोबाइल फोन है, मान लीजिए ये भी मोबाइल फोन है 2 मिनट के लिए, तो क्या इनको 2 मोबाइल फोन रखना चाहिए और इनको एक भी मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए? तो बेहतर तो वही है कि एक मोबाइल फोन इनको दे दो, 2 क्यों आप रखेंगे? तो ये सवाल हो गया आपका वैल्यू का सवाल हो गया। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो वैल्यू के सवाल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है। वैल्यूज के सवाल, नॉर्मेटिव सवाल को वो टच करता है कभी कभी, लेकिन उसका ज्यादातर फोकस होता है वो होता है इंपेरिकल। इट इज इंपेरिकल इन मेथड मेनली, मुख्यतः। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कभी आपको कभी जो राइट एंड रॉन्ग के सवाल को डील नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर वो साइंटिफिक और इंपेरिकल मेथड का इस्तेमाल करता है, जो है उसी का वर्णन करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रियलिटी को डिस्क्राइब करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या करता है, रियलिटी को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, उसको एक्सप्लेन भी करता है, उसको समझाता है, आपको उसके पीछे की बात बताता है, और ये क्या करता है, प्रेडिक्ट भी करता है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसकी भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। और ये सिमिलैरिटीज का भी अध्ययन करता है और ये डिफरेंसेस का भी अध्ययन करता है, दोनों का अध्ययन, सिमिलैरिटीज का भी और डिफरेंसेस का। मतलब कहने का मतलब है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का मतलब ये है कि क्या वजह है कि सिमिलैरिटीज का मतलब क्या वजह है कि ये मान लीजिए कि 3 कंट्रीज में ABC में मिलिट्री रूल नहीं आया, और क्या वजह है कि कंट्री CDE में एक ही तरह का पॉलिसी अपनाने की वजह से एक कंट्री में मिलिट्री रूल आ गया और एक कंट्री में मिलिट्री रूल नहीं आया। मतलब इसमें सिमिलैरिटीज का भी अध्ययन होगा और इसमें डिससिमिलैरिटी का भी अध्ययन होगा, इसमें डिफरेंसेस का भी अध्ययन होगा और इसमें सिमिलैरिटी का अध्ययन भी होगा। और ये दोनों क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड का इस्तेमाल करता है, यानी ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल करता है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस का सब फील्ड है ना, और ये कंपैरिजन करता है। कहाँ कंपैरिजन करता है, रीजन के बीच में कंपैरिजन करता है। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका, इनके बीच में भी कंपैरिजन करेगा। और ये कंपैरिजन करता है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी कंपैरिजन करता है कि डेमोक्रेसी में क्या अधिकार मिलते हैं और ऑथोरिटेरियन रिजीम में क्या अधिकार मिलते हैं। डेमोक्रेसी कैसे ऑथोरिटेरियन रूल से अलग होता है, कैसे डेमोक्रेसी के अंदर में क्या क्या डेमोक्रेसी के अंदर में विकृतियां आ जाएंगी, बुराइयां आ जाएंगी कि वो ऑथोरिटेरियन रूल की तरह हो जाएगा। ऑथोरिटेरियन रूल में लोगों के अधिकारों पर कैसे हमला होता है, डेमोक्रेसी कैसे ऑथोरिटेरियन रूल से अलग है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों का भी अध्ययन कर सकता है और अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन कर सकता है। और इसके अलावा ये जो है, और ये एक केस का भी स्टडीज कर सकता है और बहुत सारे केसेस का स्टडी कर सकता है। ये पॉलिसीज का भी स्टडी कर सकता है, ये एक्टर्स का भी स्टडी कर सकता है। तो ये आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में एक छोटा सा आपका एक डेफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अगर आप इसको लिखना चाहें तो 4-5 पेज में लिख सकते हैं। मान लीजिए अभी तक पढ़ाने के बाद आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहा, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कुछ भी याद नहीं, और एग्जाम में आ गया आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड क्या होते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप क्या होते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बताओ। इस तरह के सवाल अगर आपके साथ आ गए
और मान लीजिए हमने 30 मिनट या जो आपको लेक्चर दिया, समझ लीजिए कि आप नहीं सुन रही थी, है ना, तब आपको कैसे लिखना होगा, या आप भूल गई, या आपको लगता है कि सर आपने कितना पकाऊ बात हमें बता दी। सिंपल एक बार फिर बहुत ही आसान जबान में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब डिसिप्लिन है, उसका एक हिस्सा है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, हम तुलना करते हैं, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कई सारे चीज़ों को डील करता है। यानी ये किसी भी आंतरिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, उसका कंपैरिजन करता है, जैसे पार्लियामेंट, जैसे संसद, जैसे जुडिशियरी। ये समूहों का और व्यक्तियों का अध्ययन करता है, उनके बिहेवियर का अध्ययन करता है, जैसे पॉलिटिकल, जैसे वोटर्स, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, और ये प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है, कंपैरेटिव तरीके से करता है, जैसे डिसीजन कैसे बनाए जाते हैं, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, और ये जो है कुछ केसेस का भी स्टडी कर सकता है, ये बहुत सारे केसेस का भी स्टडी कर सकता है। ये जो है अलग अलग क्षेत्रों का भी कंपैरिजन कर सकता है, और अलग अलग टाइम पीरियड में घटित हुई चीज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी 19वीं सेंचुरी में कैसी थी, डेमोक्रेसी 20वीं सेंचुरी में कैसी थी, 21st सेंचुरी में कैसी थी, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, उसका रूप कैसे बदल रहा है, और क्या क्या चीज़ें वो डेमोक्रेसी के अंदर में बदलाव हो रहे हैं। ये अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स का भी अध्ययन कर सकता है कि आप बताइए डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन रिजीम में क्या फ़र्क है। इसका जो मेथड होता है वो कोई एक मेथड फिक्स नहीं है कि हम किस मेथड से इसको पढ़ेंगे, है ना। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आप स्टडी करना चाहती हैं, वो तय करेगा कि किस तरह का मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। मगर जनरली जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, ये मेथड मुख्य रूप से साइंटिफिक और इंपेरिकल है। साइंटिफिक और इंपेरिकल का मतलब ये होता है कि ये जो रियलिटी है उसको वैसे ही हूबहू उसको वर्णन करने में उसको ये विश्वास रखता है, जो वैल्यू जजमेंट है इससे अपने आप को बचाता है। जैसे किसी देश के अंदर में क्यों गरीब किसी एक पार्टी को वोट कर रहे हैं और किसी दूसरे पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देगा। ये नहीं बताएगा कि क्या गरीबों को इनको वोट देना चाहिए, उस पार्टी को वोट देना चाहिए। ये रियलिटी को डिस्क्राइब भी करता है, ये रियलिटी को एक्सप्लेन भी करता है, और ये रियलिटी को प्रिडिक्ट भी करता है। ये राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक एक्टर का ये डिस्क्राइब भी करता है, ये उसको एक्सप्लेन भी करता है, और इसको प्रेडिक्ट भी करता है। और कंपैरिजन जो है वो क्षेत्रों के बीच में हो सकता है, वो बड़े बड़े इंपायर के बीच में हो सकता है, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो सकता है, जुडिशियरी के बीच में हो सकता है, डिसीजन मेकिंग के बीच में हो सकता है, और ये जो है प्रक्रियाओं का भी ये कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, ये इसका जो मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। लेकिन माना ये जाता है कि एक जो सिस्टमिक तौर पे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक स्पेशल डिसिप्लिन के तौर पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो पढ़ाई जाती है, ये ज़्यादातर इंपेरिकल और साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है कई दौर से गुजरा है, और 1930 और 40 से पहले जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो नेचर था वो ज़्यादातर लीगल था, ज़्यादातर वो डिस्क्रिप्टिव था, ज़्यादातर वो स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करता था। लेकिन 1950 के बाद से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक नई क्रांति आई, एक नया तरह का मेथड आया जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच आया। और बिहेवियरल अप्रोच के अंदर में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था वो बहुत ही इंपेरिकल हो गया, बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुत ही साइंटिफिक हो गया। और यहाँ पे राज्य की जो संस्थाएं हैं उससे बाहर जो एक्टर्स हैं उनका और जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा अध्ययन किया गया, और बहुत सारे डाटा का इस्तेमाल किए गए, बहुत सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बहुत सैंपल मेथड और बहुत सारे न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किए गए। लेकिन आगे के सालों में चल के 1970 के बाद से वो बिहेवियरल अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म हुआ, और कहा गया कि अगर किसी भी रिसर्च में अगर आप वैल्यू या जजमेंट का सवाल को अगर आप दरकिनार करते हैं तो उस स्टडीज़ का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 1970 के बाद से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक तरह से नए प्रश्न उठे कि हमें एक्शन और रेलेवेंस के बारे में भी बात करनी होगी। आगे के सालों में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दो अप्रोच आए,
जो था एक न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसके अंदर में राज्य और संस्थाओं का अध्ययन फिर से शुरू होने लगा। बाद में आपको रैशनल चॉइस थियरी भी आए, और रैशनल चॉइस थियरी भी जो इंडिविजुअल एक्टर्स हैं उनका स्टडी करना शुरू हुआ। यानी कुल मिला के जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए अलग है क्योंकि ये विभिन्न एक्टर्स का, विभिन्न संस्थाओं का, विभिन्न प्रोसेसेस का एक कंपैरिजन करता है, और एक कंपैरिजन साइंटिफिक और एम्पिरिकल मेथड में करता है। ये मैंने बताने की कोशिश की। अब आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो बोलिए। सर जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसा होता है कि कंपैरिजन करते हैं तो एक थोड़ा पॉजिटिव निकल के आता है, थोड़ा तो दूसरा नेगेटिव भी निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मतलब ऐसे टीचर्स ने बताया पहले कि किसी पे भी ना हम जब एग्जाम में लिखते तो किसी को नेगेटिव नहीं दिखाना होता, हमें दोनों को मतलब ऐसा नहीं दिखाने कि किसी को पॉजिटिव, हाँ इक्वली रिप्रेजेंट करना होता है। सुनिए अभी एग्जाम नहीं आया, सुनिए अभी एग्जाम नहीं आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए किसने क्या कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब आप एक लेखक हैं, एक राइटर हैं, एक स्कॉलर हैं, तो आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसकी अच्छाई को जब आप बयान कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसमें अच्छाई है, तो आपको बहुत ही सही तरीके से अच्छाई को भी बयान करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि उसके अंदर में कुछ कमियां हैं तो कमियों को भी बयान करना चाहिए। आपको हमेशा यही कोशिश रखनी चाहिए कि जो बात आप कह रही हैं वो दलील पर आधारित हो, जो बात कह रही हो फैक्ट्स पर आधारित हो, सिर्फ उसमें अफवाह वाली बात ना हो। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए जी। जिसमें सिर्फ अपना बेनिफिट ना हो, सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल हो। सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल हो, उसको ऐसे कहिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं वकील हूं और आप अदालत में गई हैं, तो जब मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूं या आपसे कोई सवाल कर रहा हूं तो मैं तथ्य के आधार पर कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, फैक्ट्स के ऊपर। तो आप अगर फैक्ट्स को आधार रख के और एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप अपनी बातें रखती हैं तो उससे घबराना इंसान को नहीं चाहिए, है ना। आप हवा में बातें ना करें, आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम यूं ही ना लगाएं, है ना, आप इल्ज़ाम यूं ही ना लगाएं। अगर मैं आपके क्लास में आकर पढ़ाता हूं और मैं मान लीजिए कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको ठीक से, और आपके पास तथ्य हैं, आपको लग गया कि नहीं, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन कोई मान लो किसी वजह से किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा है, ये हम 4, 5, 6, 7, 10 दिनों से मैं पैटर्न देख रहा हूँ, सर आते हैं तो अच्छे से नहीं पढ़े, तो आपको कहने में कोई मतलब बुराई नहीं होनी चाहिए कि सर आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कहीं भी आलोचना करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन आलोचना हमें किसी से जल भून के नहीं करना चाहिए कि हाँ इसकी आलोचना कर दो, ये तो बहुत आगे बढ़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तथ्य के आधार पर करना चाहिए, और किसी की बड़ाई भी किसी को खुश करने के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। अगर मैं कुछ असाइनमेंट दूं तो आप कभी भी आपको ऐसा आंसर नहीं लिखना चाहिए कि ऐसा लिख देंगे तो सर बहुत खुश हो जाएंगे, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भी घबराइए मत, जो भी लिखिए दिल से लिखिए, तथ्य पे आधारित लिखिए, और किसी जुनून में मत आइए, एकदम दिमाग को ठंडा करके लिखिए। और कोई सवाल आप लोगों के? नो सर।